ग्लोरियस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए आगे की ओर क्लास को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम व्याकरण सेक्शंस को ले रहे हैं, उसी कड़ी को आगे और बढ़ाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर उपसर्ग क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो इस अध्याय में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस चीज़ में पहले जान लेते हैं कि आखिर इस चीज़ में हम लोग, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या है और कुछ उपसर्ग और उनके उदाहरण की बात करेंगे, और साथ में कुछ अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहले हम जानते हैं आखिर उपसर्ग क्या होता है। जैसे कि आप लोग उस शब्द के बारे में जानते भी होंगे। देखिए, उपसर्ग जो होता है वो कहने का मतलब उपसर्ग कुछ ऐसे शब्दांश है जो किसी पूरे शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देता है। ये शब्द सार्थक नहीं होते हैं, पर जिस शब्द के पहले जुड़ते हैं उसमें एक विशेषता ला देता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में बहुत सारे परिवर्तन को ला देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में एक नए अर्थ की ओर उसको ले जाता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग क्या होता है? एक सार्थक नहीं बल्कि एक निर्थक होता है, जिसका कोई अर्थ ना हो। अगर उपसर्ग को हम अकेले रख दें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन किसी शब्द के पहले जुड़ जाता है तो उसका अर्थ निकलता है। जैसे मैं उदाहरण की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ हार, आप देख रहे उदाहरण में हार एक शब्द है जिसके पूर्व में, यानी पहले, पूर्व का मतलब पहले, प्र भी जुड़ सकता है। पड़ी, आ, वी, संग लगाने से उसमें कितने हेर फेर हो गया है। जैसे में आहार, देखिए आहार एक शब्द है, मूल शब्द है, और मूल शब्द में यहाँ पर आ लगा हुआ है। देखिए आ क्या है? उपसर्ग है। तो आहार मतलब खाना हो गया, फिर परिहार मतलब त्याग या दूर करना, फिर प्रहार मतलब चोट, उसके अंदर विहार मतलब घूमना। देखिए हार में वी लगा दी, वी हमारा क्या है? उपसर्ग है। उसके अंदर में संहार, जिसमें नाश बोलते हैं, बल का अर्थ है शक्ति। फिर देखिए इसमें निर्स लगाने पर क्या बोला? निर्बल बन गया, जिसका अर्थ होता है शक्तिहीन। और स उपसर्ग लगाने पर क्या बन गया? सबल यानी शक्तिमान में बदल गया। यानी कहने का मतलब हुआ किसी भी एक मूल शब्द में उसमें हम उपसर्ग में अलग अलग उपसर्ग लगा के उसको अलग अलग अर्थ में बदल सकते हैं। यही हमारा उपसर्ग कहलाता है। आई होप कि आप उपसर्ग के बारे में समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। उपसर्गों का अध्ययन करते समय में, देखिए उपसर्गों का अध्ययन करते समय में एक विशेष बात पर ध्यान देने योग्य यह है कि इसमें कभी कभी तो ऐसे अर्थ हो जाता है कि मूल या रूढ़ शब्द से उसके तालमेल बैठाना अत्यंत कठिन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मूल में कोई शब्द संज्ञा तो उपसर्ग लगाने से विशेषण हो जाता है। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा जिसमें मूल शब्द में, अगर संज्ञा शब्द में अगर आप उपसर्ग लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो विशेषण हो जाता है। जैसे कि आपने विशेषण के बारे में पढ़ा है कि वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग, मतलब सॉरी, उसको हम विशेषण कहते हैं। और शब्द और विशेषण है जो संज्ञा या क्रिया विशेषण हो जाता है। अगर वो विशेषण है तो क्रिया या विशेषण के रूप में वो बदल जाता है। ठीक है, और आगे बात करेंगे इसी कड़ी में, क्योंकि आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे जो हमारा है कुछ शब्द लेंगे और शब्द के माफी से आपको समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। देखिए कुछ उपसर्गों और उनके उदाहरण की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ यानी अभाव, यानी निषेध मतलब नहीं। यानी कहने का मतलब हुआ यह उपसर्ग तत्सम संज्ञा और विशेषणों अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्दों के आदि में, आदि मतलब होता है स्टार्टिंग, क्या होता है? स्टार्टिंग, आदि में जुड़कर प्राय उनका अर्थ या तो उलट देता है या बहुत कुछ बदल देता है। जैसे में अकथनीय, अकर्ता, अकर्मक, अकलंक, अकाल, अक्षय, अचल, अजर, अधम, असंगति, असमय, अस्थिर। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर अ लग गया। अ का मतलब हो गया न, यानी निषेध यानी अभाव कारण। जैसे में अकथनीय, जिसको हम लोग कथन नहीं कह सकते, उसके बारे में अकर्ता मतलब कर्ता मतलब काम करने वाला, अकर्म मतलब कर्म का जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, अकलंक, फिर अकाल मतलब कमी हो जानी, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकाल है, मतलब इस चीज़ की कमी है। फिर देखिए अक्षय मतलब हुआ जिसका हम लोग क्षय नहीं कर सकते, क्षय मतलब होता है बर्बाद करना, विनाश करना। फिर अचल जो चल नहीं सकता। फिर अजर, अधम, असंगति, इस सब में अ लग गया है तो इसको क्या कर दिया? तो इसको विलोम शब्द हो गया। जिसमें स्थिर मतलब होता है रुका, अस्थिर का मतलब चल रहा है। तो कहने का मतलब या तो उसके शब्द को विपरीत में बदल देता है यानी उल्टा कर देता है, या उसके अर्थ को पूरा ही बदल देता है। ठीक है,
जैसे में हिंदी की बात करें, और ये हमारा तत्सम था। तत्सम शब्द जब हम आपको शब्द के बारे में बताए थे कि उत्पत्ति के अनुसार शब्द के हम लोग 5 प्रकार पढ़े थे, इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर के बारे में पढ़े थे, और आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अब देखिए, अब हिंदी बात करें, अब हम तद्भव के बारे में बात करेंगे। जैसे में हिंदी की बात करें, अनेक तद्भव शब्दों में भी उपसर्ग लगता है, जैसे में अचूक, अडीग, अमीट, अलग, अथक। ये सब के समय क्या विपरीत में दिशा में बदल, चूक यानी हम निशाना चुकते हैं, चूक मतलब होता है चूक जाना, अचूक का मतलब नहीं चुकना, तो इसके विपरीत हो गया डिग मतलब हिलना डुलना या उसको चलना, जिसको बोलते हैं अडिग मतलब वो जहाँ पर स्टे है वहाँ पर वो स्टे रहेगा। फिर अमिट जो मिटेगा नहीं, फिर अलग जो अलग नहीं है, मतलब क्या है अलग है, लग मतलब जुड़ा हुआ, अलग मतलब हटा हुआ, तो इसके विपरीत अर्थ को दे रहा है, यानी विलोम शब्द बना रहा है। तो हिंदी में भी तत्सम की बात करें या तद्भव की बात करें। देखिए अति मतलब अधिक होता है। देखिए यहाँ पर अब कुछ और बात करेंगे। अति मतलब अधिक, उस पार या ऊपर, जिसमें यह उपसर्ग नियमित या असामान्य से अधिक के साधारण के लिए अतिरिक्त या सिवाय, आवश्यक या औचित्य से भी अधिक आदि अर्थ देता है। जैसे में अतिक्रमण, अतिभोग, अतिरंजना, अतिरिक्त, अतिरेक, उसके बारे में अतिवृष्ट, अतिवृष्ट, उसके बारे में अतिसार, अतीत और अत्यंत। यहाँ पर भी उल्टा की ओर दे रहा है। मतलब अति का मतलब होता है अधिक, क्या होता है अधिक या उस पार या ऊपर होता है। और आगे बात करेंगे, आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अधि। अधि का मतलब क्या होता है ऊपर। देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो उपसर्ग हम लगा रहे हैं तो उपसर्ग का एक अर्थ भी होता है। जैसे अधि, अधि मतलब ऊपर हुआ, ठीक है। जैसे में अधिकरण, फिर अधिकार, फिर अधिकृत, अधिक्षेत्र, अधिगम, फिर अधिग्रहण, अधिनियम, अधिनायक और अधिसूचना। इस सब में अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें क्या है अधि मतलब ऊंचाई भी हो सकता है, प्रधान भी, मुख्य भी, अधिकार भी, अधि भी। ठीक, आगे बात करेंगे अन मतलब अभाव, निषेध। जिसमें अनिषेधात्मक उपसर्ग का वह रूप है जो संस्कृत में स्वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों में लगता है। जैसे में अनंत, अनधिकार, अनय, उसके अनिक्षिप्त, उसके में अनिभज्ञ, उसके में अनर्थ, अनादर, फिर अनादि, अनावश्यक और अनिच्छुक। ये सब में के शब्द में कौन लगा हुआ, अन लगा हुआ है। तो हमसे पूछा जाएगा इस शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, तो अन उपसर्ग। इसका मतलब होता है अभाव या निषेध। निषेध, निषेध मतलब नहीं, जिसको बोलते हैं। आगे बात करें में अन, ये हिंदी की बात करें जिसमें भी निषेध, अभाव या विपरीत में भी होता है। इसमें तद्भव शब्दों में इसी अर्थ में अन उपसर्ग बिना हल चिन्ह, मतलब बिना हल चिन्ह हल नहीं होगा। इसमें बहुत से शब्दों में जुड़ता है। उदाहरण के लिए अनहका, फिर अनगढ़, फिर अनगिनत, अनजाना, अनदेखा, अनपढ़, अनमना, फिर अनमोल, अनसुना, अनसुनी, अनहोनी। ये सब के सब विपरीत में बदल दिया है। उसके अंदर आगे बात करेंगे अनु, यानी मतलब होता है पीछे। क्या होता है अनु मतलब पीछे, इसमें संग मतलब साथ, प्रत्येक, बार बार, अनुकूलन, सम्मान, ये सब होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करेंगे अनुकंपा, है ना, अनुकंपा मतलब दया के माफिक। उसके अंदर अनुकरण मतलब नकल करना, फिर अनुकूल, फिर अनुक्रम, फिर अनुचर, अनुच्छेद, अनुदेश, अनुपात, अनुप्रास, अनुनाम, अनुमान और अनुयायी। ये सब के सब में क्या है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। अनुयायी किसको बोलते हैं, जब एक संत के पीछे उसके मानने वाले लोग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुयायी बोलते हैं। ठीक है, अनुकरण का मतलब अगर हम कोई चीज़ हम बोल रहे हैं, अगर बच्चे हमारे साथ बोल रहे हैं, वो हमारा जो बच्चे नकल कर रहे हैं मेरे पीछे पीछे जो बोल रहे हैं, वही हमारा अनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है अनुकरण। अनुकूल का मतलब होता है उसी की दिशा में। जैसे बात करें कि अगर हम पश्चिम जा रहे हैं, मेरे साथ भी पश्चिम की ओर ही हवा बह रही है, तो हमारे अनुकूल वो बह रही है, यानी मेरी दिशा में बढ़ रही है। ठीक है, फिर अभी मतलब सामने। क्या होता है अभी मतलब सामने, पास, कुशल, अच्छी तरह और अनुचित। जैसे उदाहरण की बात करें अभिकर्ता, अभिजात, अभिज्ञ, अभिनंदन, अभिनय, अभिप्राय, अभिभावक, फिर अभिमान, फिर अभियंता मतलब इंजीनियर, उसके बाद में अभिलेख और अभिवृद्धि और अभ्युदय। ये सब के सब में क्या है मतलब कहीं ना कहीं कुशल है, और अब अच्छी तरह से क्या है अनुचित है, मतलब सही दिशा में है। और कुशल का मतलब होता है उसके अंदर क्या है कौशल है, यानी उसके अंदर स्किल पाया। जैसे में अभियंता हो गया, फिर आपका देखिए अभिनय हो गया, ये सब चीज़ की है। और इसमें हम बात करें उपसर्ग की, तो सब में उपसर्ग अभी लगा हुआ है। फिर आ मतलब होता है अपनी ओर या उल्टा या बलपूर्वक तर्क या तर्क आदि। जिसमें आकर्षण अपनी ओर खींचना, फिर आकलन, आकांक्षा, आक्रमण, फिर आचरण, आजन्म, आदर्श, आधार, आनंद, आपत्ति, आभार, आभूषण, आमंत्रण, आमरण, उसमें आराधना, उसके बाद में क्या है आवेग और आहार आदि। सब में क्या लगा हुआ आ का मतलब होता है अपनी ओर खींचना या उल्टा या बलपूर्वक कोई को तर्क देते। इसमें आवेग मतलब बहुत ज़्यादा उसमें है कि नहीं। फिर आपत्ति, उस पर क्या है आपका एक मतलब आप उसको क्रिटिसाइड कर रहे हैं, उस पर आपको क्या है अपना एक उस पर ये है कन्फ्यूजन है, आपत्ति है उस पर, आपको उस पर क्या है बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बुरा लग रहा है, इसलिए आपत्ति है उस पर, है कि नहीं। फिर आत्मा, आत्म की बात करें तो आत्म इसमें अपना होता है, पता ही आपको है कि नहीं है।
अब इसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आत्मकथा, आत्मगौरव, आत्मघात, आत्महत्या, आत्मनिर्भर और आत्मजीव, ये आदि सब में सम क्या है, आत्म आपका उपसर्ग। फिर उत मतलब होता है ऊपर यानी ऊंचा, श्रेष्ठ की बात के उदाहरण के लिए। फिर उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्कीर्ण, उसका नाम उत्खनन, उत्तर उत्तराधिकारी, उत्तीर्ण, उसका नाम उत्तेजना, उत्थान, उत्पत्ति, उत्पल, उत्पात, उपद्रव, उसका नाम उदय, उसका नाम उद्गम और उद्घाटन और उन्नति। ये सब में कौन सा शब्द लगा हुआ है, उत जो है आपका उपसर्ग लगा है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पर आपको उपसर्ग छांटना पड़ेगा। इसमें निम्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही विकल्प चुनना पड़ेगा। फिर आगे बात करेंगे, उप का मतलब होता है आरंभ, मतलब शुरू करना। उसके अंदर में समीपता मतलब नजदीकी, विस्तार या अधिकता, गौण, उसके अंदर में छोटाई और व्याप्ति। ये सब के सब क्या होगा, उप लगा। जैसे उपकरण की बात करें, उपकार, उपकर्म, उपजीविका, उपजीवी, उपद्रव, उपधातु, उपनगर, उपनाम, उपनिवेश। ये कि सब के सब में कौन सा शब्द उपसर्ग है, आपका उप जो हमारा है वो उपसर्ग है। और आगे बात करेंगे, जिसमें और कुछ शब्द लेते हैं जिसमें से उपसर्ग की बात करें। जिसमें देखिए उपभोक्ता, आपका देखिए उपभोक्ता में कौन सा उपसर्ग है, तो उप मेरा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, उप, क्या है, उप। देखिए उपभोक्ता में उप है, उपमा, उपयोग, उपवन, उसके अंदर में उपलक्ष्य, उपस्थिति, उपस्थित, उपहार और उपासना। ये सब के सब शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उप हमारा उपसर्ग। चीर, चीर का होता है बहुत, क्या होता है, चीर बहुत होता है, जिसमें बहुत समय था। इसमें का है चिरंतन, उसके में चिरंजीवी, चिरकाल, चिरायु, उसके अंदर में ये सब के सब में कौन सा उपसर्ग है, तो चिर आपका उपसर्ग। इसका मतलब होता है अधिक या बहुत लंबे समय। तत् का मतलब वह, जैसे उदाहरण देखिए, तत्काल, तत्कालीन, तत्क्षण, तत्व, तत्पुरुष, तत्सम, तत्समय, तदुपरांत, तद्भव, उसके अंदर में तन्मय आदि। ये सब के सब में तन जो है आपका उपसर्ग है। कौन सा है, उपसर्ग। जिसमें देखिए दू मतलब दूर, उसके दुष्ट, दुष्ट, बुराई अथवा निषेध और कठिनता आती है, उसको हम क्या कहते हैं, दूर शब्द से निकट करते हैं, मतलब उसको सूचित करते हैं। ये हमारा उपसर्ग। इसमें देखिए दुखी, दुस्साह है, उसके में दुराग्रह, उसके में दुराचारी, दुरात्मा, दुरुपयोग, दुर्गंध, दुर्गति, दुर्गम, दुर्घटना, दुर्दिन, उसका दुर्बल, दुर्बल, उसके में दुर्व्यवहार, दुर्चरित्र, दुष्कर्म और उसके में दुष्प्रभाव आदि। ये सब के सब क्या है, इसमें दुष्ट आपका जो है वो उपसर्ग है। आगे बात करेंगे, नी मतलब झंडू, क्या होता है, झुंड, सॉरी क्या होता है, झुंड या समूह। उसके में अघो, अधोभाव, अत्यंत, आदेश, भीतर, ये सब के सब क्या उपसर्ग। इसमें देखिए निकाय, निक्षेप, निखिल, निगम, नितंब, निर्देश, निदान, निधि, निष्पात, निबंध, निमंत्रण, उसके में नियंत्रण, नियम, नियोजन, निवारण, निवास, निवेदन, निवेश, निहित, न्याय। ये सब के सब शब्द में कौन सा है, नि, यानी आदेश भी कह सकते। इसमें देखिए यहाँ पर निक्षेप है, निपात है, निवेदन है, निवेश है। तो ये सब के सब इसमें क्या है, नि हमारा उपसर्ग। फिर देखिए पर मतलब होता है पराया, दूसरा, गैर और पीछे का। इसमें देखिए परछाई हमारे पीछे, जीवी, परतंत्र, परदादा, परदादी, प्रदेश, परपोता, परमार्थ, उसका नाम पराधीन। ये सब के शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पर जो है हमारा उपसर्ग है। कौन है, पर। फिर देखिए परा, परे यानी पीछे, उल्टा के लिए पराक्रम, पराजय, पराभूत, प्रकाष्ठ, प्रकाष्ठा आदि। ये सब के सब इसमें परि का मतलब चारों ओर, अच्छी तरह और अतिशय पूर्ण बुरा। जैसे उदाहरण में देखिए परिकलन, परिक्रमा, परिसर, परिग्रह, परिचय, परिचालन, परिजन, परिजीवी, परिणय, परित्याग, परिधि, परिपालन, उसका नाम परिपूर्ण और परिभ्रमण, परिवर्तन, निवेश आदि। ये सब के शब्द में कौन सा है, तो परि हमारा क्या है, उपसर्ग है। फिर पुनः मतलब फिर या फिर से दोबारा, इसमें पुनरागमन, पुनर्लोकन, पुनरावृत्ति, पुनर्निरीक्षण, पुनर्ग्रहण, पुनर्वास, पुनर्विवाह, पुनः प्राप्ति आदि शब्द में हमारा पुनः क्या है, ये हमारा उपसर्ग है। ठीक है, जिसमें ध्यान दीजिएगा। फिर प्र मतलब आगे, बहुत, विशेष, मुख्य, बड़ा। जिसमें प्रकथन, उसका नाम प्रकांड, प्रकार, प्रकाश, प्रकृति, प्रकोप, प्रगति, प्रचंड, प्रचार, प्रजा, प्रनय, प्रणाम, प्रताप। फिर प्रथा, प्रदर्शन, प्रदेश, प्रपात, प्रबोध, प्रबोध, उसका नाम प्रभु, प्रमोद, प्रयास, प्रलय, प्रलोभन, प्रवास का है, प्रवास, प्रवेश, प्रशंसा, प्रशांत, उसके प्रशासन, प्रसंग, प्रौढ़ा आदि। ये सब उसके अंदर उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे प्रगति के बारे में। तो फिर आगे बात करेंगे। देखिए इसमें अप्रति, प्रति का क्या होता है, विपरीत दिशा में। क्या होता है, विपरीत दिशा में, से सामने, बदले में, हर एक समान के लिए, मुकाबले में और अधीनस्थ के लिए। जैसे मैं देखिए उदाहरण में बात करेंगे प्रतिकार, प्रतिकूल, परिगामी, प्रतिग्रहण,
उसका में प्रतिघात, उसका में प्रतिज्ञा, प्रतिद्वंदी, प्रतिनिधि और प्रतिपक्ष और प्रतिपालन, ये सब के सब विपरीत दिशा में है। जैसे अनुकूल के बाद इसमें प्रतिकूल हो गया। फिर अब हम बात करेंगे फारसी के भी कुछ शब्द है, उसको भी हम जान लेते हैं। तो फारसी के शब्द जो है जिसमें आपको जैसे प्रतिबंध, क्या बात करें, प्रतिबंध है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रतिमा है, प्रतिभा, प्रतिरूप, प्रति अर्पण, प्रत्याशा, प्रत्येक, ये सब के शब्द में क्या प्रति। फिर अगर बद मतलब होता है फारसी, फारसी शब्द बुरा, जिसमें बदतमीजी, बदकिस्मत, बदगुमान, बदचलन, बदजुमान, बदतमीज, उसके बाद बदनाम, बदबू, बदमाश, बदसुल्ली और क्या है बदवास, ये सब के सब में क्या है बद लगा मतलब बुरा होता है। फिर बहुत, बहु मतलब बहुत मात्रा में, अनेक और संख्या में, इसमें बहुभाषी, बहुसारे भाषा, बहुभुज, बहुसारे भुजा, बहुमत, फिर बहुमूल्य, बहुरूपिया, बहुवचन और बहुब्रीहि और बहुसंख्यक, इसके अंतर्गत है। फिर बे, ये भी फारसी का शब्द, इसमें बिना मतलब रहित, बेअदब, बेअसर, बेइज्जत, बेकार, बेकरार, बेकसू, बेसुर, बेसुर, बेकायदा, बेकार, बेखबर, ठीक। उसके बाद बेवकूफ़, बेनकाब, बेशक, उसका बेशरम, बेसमझ, बेहद, उसका में बेहिसाब और बेहोश, ये सब के शब्द में क्या है बे है, जो फारसी के उपसर्ग है। जिसमें वी विशेष, अनेक रूप, विपरीत अथवा दूसरा के लिए, उदाहरण के लिए विकर्षण, विकार, उसका विकास, विकर्ण, प्रकरण, विकरण, विघटन, विचरण, विचलन और विचार, विजय, विज्ञान, विद्रोह, विन्यास, विभाजन, विभूमि, विलाप, विधि, ये सब के सब क्या, इसमें वी जो आपका उपसर्ग है। फिर स की बात करेंगे, स का मतलब होता है रहित शब्द के लिए, इसमें देखिए स के सहित या साथ के में किया जाता है। जैसे में सकर्मक, सकाम, सक्रिय, सक्षम, सचेत, सजीव, सतर्क, समूल, उसका नाम है सरे, सस्वर, हृदय आदि, सत, अच्छा, श्रेष्ठ, इसके अंतर्गत क्या आएगा, जिसमें सज्जन यानी अच्छा व्यक्ति, उसके में सत्कार, सत्पात्र, सदाचारी, सद्गुण, सद्भाव और सत्सग। अब आगे थोड़ा सा बात करेंगे, इसमें भी शब्द दिया, इसमें सम, सम का मतलब भली यानी उसी प्रकार के। जैसे में देखिए संकलन, संकल्प, संकीर्ण, संकुच, संकोच, संक्षेप, संख्या, संगम, संगीत, संग्रह, संगठित, संग्रह, संज्ञा, फिर संतुलित, संदेह, संपर्क, संपूर्ण, संयुक्त, संवेदना, संशोधन, संश्लेषण, संसद, संस्कार, संहिता, समर्पण, समाचार, समीक्षा, समुचित। सम में क्या है, सम मतलब बताया भली भांति। फिर सम मतलब साथ, बराबर, इसमें समकक्ष यानी हमारी कक्षा के समकालीन, समकोण, समक्ष, समतल, समदर्शी, समबाहु, समव्यक्ष और समीकरण आदि, ये सब में क्या है सम लगा हुआ है। फिर स मतलब होता है साथ में संलग्न, इसमें सहकारी, सहचर, सहज, सहपाठी, सहवास और सहोदर। उसके में सु की बात में अच्छा, जैसे सुंदर, अधिक, जिसमें में सुकर्म, सुकुमार, सुगम, सुगंध, सुचारु, सुदर्शन, सुपुत्र, सुमाग, सुयोग, सुरभ्य, सुलभ, शुभचार, सुविधा, सुंगत, ये सब में क्या है सु शब्द जो है वो हमारा उपसर्ग। फिर स्व की बात करेंगे तो स्वच्छ, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वय, स्वरूप, स्वागत, स्वाधीन, स्वाभिमान, स्वार्थ, स्वीकार। हम जो है वो फारसी शब्द में है, जैसे में देखिए हम उम्र, हम वतन, हम सफ़र, हम सकल, हमदर्द, ये सब में क्या है हम जो उपसर्ग, हम का मतलब होता है साथ रहने वाला। याद रखिए इसमें हर मतलब फारसी प्रत्येक लिपि में हर एक, हर माह, हर कोई, हरदम, हर रोज, ये सब के सब क्या है फारसी के हर मतलब क्या होता है सात, सॉरी प्रत्येक या एक एक करके। अब कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, शब्द के आदि में या शब्द से कोई नहीं। तो शब्द के आदि में यानी शुरुआत में होता है, जैसे हमने बताया आपको। फिर उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो उत्कर्ष में कौन शब्द है उत, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो उपसर्ग है। तीसरे में बात करेंगे तो उपसर्ग को कहते हैं मध्य प्रत्यय, अंत प्रत्यय या करने का मतलब हुआ। तीसरा ऑप्शन है आदि प्रत्यय और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, आदि प्रत्यय कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर क्वेश्चन है उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं खंड, निरर्थक अखंड या सार्थक खंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सार्थक खंड नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर 4 का सी होगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोम शब्द, विलोमनार्थक शब्द बन जाता है। तो जय में अगर हम परा लगा देते हैं तो पराजय हो जाएगा, जो इसका उल्टा होगा यानी हार होगा। तो आई होप कि इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। तब तक इतना ही मुझे दिया गया। जय हिंद, जय भारत।